दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद मैं एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम थर्ड लेक्चर कंसेप्चुअल लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा सा ये चैप्टर था और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में बेसिकली अगर आप देखें तो वो तीनों ऑथर्स, तीनों राइटर्स जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे आपको, सेचेन, हैफ्रेड एंड हेनरे की बात जो हमने की थी, उन सभी के बारे में आपको उनकी कंट्रीब्यूशन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या बोला, क्या कैसी बातें बोली, क्या कहा, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं। तो आइए मैं नया लेक्चर, नया कंसेप्ट, नई बात, नई रोशनी की तरफ बढ़ूं। और बेटे इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की आज ही। तो जल्दी से आप अपना रजिस्टर सब निकाल लें और उस रजिस्टर्स में कुछ लिखना भी शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा लिखना, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने आपको आज बस एक ही बात बतानी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन and how it is related with, what are the advantages of informal organization and what are the disadvantages of informal organization। बस यही डिस्कस करना है, वो ज़्यादा कुछ नहीं। आप सभी ने चैप्टर 2 में देखा होगा, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड दैट टू आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बातें करूंगा। फॉर्मल तो बेटे वो होता है ना जो हमने खुद बना दिया कि भाई ये हेड है, ये जूनियर है, ये उसका जूनियर है, ये उसका जूनियर है, ये रोल्स हैं, ये अथॉरिटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपके ये इस तरह से ड्यूटीज़ हैं। बेटे दिस स्ट्रक्चर विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, network, that is named as formal organizational structure, that structure which gives you authority and responsibility। बट क्या लगता है, आप मुझे एक चीज बताइए ईमानदारी से, आप बिल्कुल ठीक ठीक बताएंगे, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपके फ्रेंड्स खाली उसी क्लास के थे जिसमें आप पढ़ते थे, या आपके फ्रेंड्स दूसरे सेक्शंस के, दूसरी क्लास के, आपसे बड़ी क्लास, आपसे छोटी क्लास के भी आपके फ्रेंड्स हुआ करते थे? बेटे होते थे। आपके फ्रेंड्स ऐसा नहीं था कि लिमिटेड थे कि जिस सेक्शन में आप पढ़ते हैं वही फ्रेंड्स बनेंगे। आपके फ्रेंड्स, आप जैसे आप मान लेते हैं आप 11th क्लास में थे तो आपके फ्रेंड्स 12th में भी हो सकते थे, होते भी थे बेटे। आपके फ्रेंड्स 7th में होते थे, 8th में होते थे, 9th में भी हो सकते थे, उसी बिल्डिंग में होते थे, या आप 11th क्लास के दूसरे सेक्शंस में फ्रेंड्स होते थे। बेटे मैं आज बस यही बताने वाला हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं विद अदर ग्रुप, विद अदर डिवीजन विच डोंट हैव योर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की वजह से नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की वजह से नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की वजह से नहीं, बस आपकी उससे दोस्ती है, आप उसको जानते हैं, आपके घर के पास वो रहता है, या पहले दूसरी किसी कंपनी में आप साथ साथ काम करते थे, कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, आप एक ही बस में स्कूल से घर से स्कूल में आते हैं, आपका बस स्टॉप भी एक है, तो भले आप 11th क्लास में और आपका एक दूसरा दोस्त 12th में है तो दोस्ती हो सकती है। देयर कैन बी अ रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज नेम्ड एज इनफॉर्मल रिलेशनशिप। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही बात डिस्कस करनी है कि क्या हम इस इनफॉर्मल रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं लेक्चर 3 क्लास 3 लेने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी है, आप लेट के नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल सीधे होके पढ़ रहे हैं। AB अकाउंटेंट इन बिजनेस F1 का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, ACCA बनने वाले हैं। बेटे आपको ये मानना है कि आप ACCA क्वालिफाई हो चुके हैं। कहते हैं हम जो सोचते हैं ना वो हो जाता है, तो आपको रेगुलरली विजुलाइज करना है कि आपने पेपर दे दिए और आपका F1, F2, F3 नॉलेज लेवल क्लियर हो गया। तो हम कर रहे हैं अकाउंटेंट इन बिजनेस और हम बहुत खुश हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आइए जी, आज का इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं।
आज मैं रिवाइज भी कराऊंगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में मुझे बताना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है एंड व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जिस स्कूल में जिस सेक्शन में पढ़ते थे, आपकी दोस्ती जरूरी नहीं कि उसी स्कूल के उसी क्लास के उसी सेक्शन में हो, कहीं पे भी दोस्ती हो सकती थी ड्यू टू सो मेनी डिफरेंट रीजंस, कॉमन इंटरेस्ट। Similarly, in an organization, if you have a relationship with other division manager or अकाउंटेंट और एम्प्लॉई एंड यू कम्युनिकेट कि भाई हमारी कंपनी में, हमारी डिवीजन में क्या हो रहा है, तुम्हारी डिवीजन में क्या हो रहा है। आप ये बताइए, जब जो दो दोस्त होंगे, अलग अलग डिवीजन में होंगे और वो एक दूसरे को जानते होंगे, तो क्या उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा कि भाई जानने की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि उनके डिवीजन में क्या हुआ, उनका बॉस कैसा है, इसका बॉस कैसा है, क्या उनका बॉस ज़्यादा अथॉरिटी है, ज़्यादा कोऑपरेटिव है, या इनका कैसा, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, डिवीजन अलग अलग हो सकते हैं, हिरार्की अलग अलग हो सकती है, बट स्टिल दैट type of relationship is named as informal relationship, informal organization। जैसे मैं आपको ये कहूं कि आप ये देखिए, सबसे पहले डायरेक्टर, मैंने एक फोटो बनाई है आपके लिए, डायरेक्टर। आई हैव प्रिपेयर्ड अ डायग्राम फ्लो चार्ट जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। if this is a hierarchy of the relationships, one is director, second is general manager, then I have kept these four managers, these three managers, there can be any number of managers: production manager, accounts manager, sales manager, R&D manager. Now within production manager there is the formal organization, that assistant production manager is there, supervisor is there, foreman is there, workers are there। बेटा ये फॉर्मल है। इसी तरह से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट हेड, ACCA, CA इज द हेड, उसके नीचे अकाउंटेंट्स, फिर ट्रेनीज, फिर वर्कर्स, अलग अलग, ये दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट द पॉइंट इज, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन मैनेजर का सुपरवाइजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर गहरा दोस्त है? किसका गहरा दोस्त है? is a friend of of accountant who is working in another division? Yes, it can be possible। बेटे ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंटेंट की वाइफ अकाउंटेंट की सिस्टर से इस सुपरवाइजर की मैरिज हुई है, हो सकता है नहीं। मैं तो कहता हूं कुछ भी कॉमन इंटरेस्ट हो, नो ड्यू टू दैट कॉमन इंटरेस्ट दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, दैट इज नेम्ड एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये फोटो प्रिपेयर करें, देखिए मैंने पीले रंग से, येलो कलर से हाईलाइट किया है, और ये जो मैंने बनाया है एक एक कलर से, वो मैंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन, दिस इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंटेंट, ट्रेनी, दिस इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स पर्सन, दिस इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट आई हैव prepared a relationship between production manager and accountant, which I have marked with yellow highlighter. I have also related accounts manager with foreman. So there can be any type of common interest between these two persons, and they can communicate outside this network. That type of network which is outside the formal relationship is named as informal organization। अब इसका क्या बेनिफिट होगा आप बताइए। अब एक डिपार्टमेंट की बात दूसरे डिपार्टमेंट में, एक डिवीजन की बात दूसरे डिवीजन में कम्युनिकेट हो जाएगी, जो एक करेगा वो दूसरा भी करेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में मोटिवेशन जब ज़्यादा होगी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आपस में इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनोवेशन होने के चांसेस हैं, मोटिवेशन के चांसेस हैं, बेटर कम्युनिकेशन होगा। अब बेटे आप ये खुद बताइए कि जो हमने कम्युनिकेट करना है डायरेक्टली पहले से ही सबको पता है, क्योंकि वो इनफॉर्मली आपस में कनेक्टेड है। अब नुकसान भी हो सकते हैं बेटे सोशल नेटवर्किंग के पॉजिटिव्स भी हैं और सोशल नेटवर्किंग के नेगेटिव भी हैं। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ इट इज़ आप फ्रेंड के फ्रेंड बन जाते हैं। नो इट हैज़ अ पॉजिटिव वेव ऑल्सो, और इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। हम देख रहे हैं आजकल नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, र्यूमर्स फैल जाते हैं। ग्रेप वाइन इफेक्ट आया था, कभी देखा आपने अंगूर की बेल किस तरह से फैलती है? तो बेटे ग्रेप वाइन इफेक्ट हो जाएगा, मतलब रूमर्स फैलने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो if there is not a better motivation between these two divisions or these two persons, then they can resist of
एनी चेंज, कोई भी चेंज करने में रेजिस्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको उनके मेरिट्स बताने हैं, मैंने आपको उनके डीमेरिट्स बताने हैं, और मैंने आपको क्या बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले आप सभी मेरे हैं बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप मेरे को बताइए, आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि इसको छोड़ना है बेटे, नहीं छोड़ सकते, ये चैप्टर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लिखें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। Informal organization is a network of relationship. It is a network of relationship. It is a network of relationship that exists within an organization. I have just told you the flow chart that how these things are interrelated, that exist within the organization. So it is a network of relationship that exists within the organization. This network, ये जो network है, evolve कैसे हुआ बेटे? जब तक कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, जब तक आप उसके घर के आसपास नहीं रहते होंगे, या कोई फैमिली रिलेशन नहीं होगा, या फ्रेंड नहीं होगा, कॉमन इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। तो लिखें, दिस नेटवर्क इवॉल्व ओवर टाइम एंड टेंड्स टू अराइज थ्रू कॉमन इंटरेस्ट। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेंड टू अराइज थ्रू कॉमन इंटरेस्ट। बेटे कॉमन इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। आप रेगुलरली एक ही कंपनी में आते हैं, भले अलग डिवीजन के हैं। मान लेते हैं नेक्स्ट डिवीजन में एक बड़ी ब्यूटीफुल गर्ल है जो रेगुलरली आप ही के साथ आती है मेट्रो में, और आप उसको देखते भी हैं, जबकि डिवीजन अलग अलग है बेटे, लेकिन आई कांटेक्ट तो हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे आई कांटेक्ट होगा, धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत होगी, और धीरे धीरे फिर वो कम्युनिकेट करेंगे अपने अपने डिवीजन के बारे में। तो दिस इज नथिंग बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स एक कॉमन इंटरेस्ट होना जरूरी है। मेट्रो में एक साथ आना, एक ही स्टॉप से चढ़ना और एक ही स्टॉप से उतरना, दिस इज अ कॉमन इंटरेस्ट। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस due to which there can be a common interest. So this network, this मतलब informal network evolves over time and tends to arise through common interest and friendship between members. बेटे members of that organization के बीच में जो friendship होती है, उससे ये evolve होता है। These relationships are often across divisions. जैसे मैंने अभी हमने प्रिपेयर्ड फ्लो चार्ट कि इस डिवीजन का उस डिवीजन से, उस डिवीजन का उस डिवीजन से, इस डिवीजन का इस डिवीजन से, मार्केटिंग का प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन का अकाउंट से, अकाउंट्स का R&D से। सो दिस इज देयर। अब बेटे लास्ट पॉइंट आ रहे हैं आज के इस चैप्टर 3 को देखने के लिए। बेटे इसके बाद तो मैं रिवाइज ही कराने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं पूरे के पूरे 3 लेक्चर्स रिवाइज करा दूंगा, और आपके जो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करेंगे, और फिर नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स और लेंगे जिसमें हम इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने हैं बेटे। मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि लिखा हुआ है बेटे, लिखने से यू विल बी ग्रास्पिंग मोर कंसेप्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन। प्लीज राइट इट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज राइट इट डाउन। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट आप बताइए दैट इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, और आपकी वो जो क्लास टीचर है या जो आपकी सब्जेक्ट टीचर है, वो सेम सब्जेक्ट दूसरे किसी सेक्शन के दूसरे किसी क्लास में जहां पर आपका दोस्त है उसमें भी पढ़ाती है, तो आप क्या करेंगे, आपका कॉमन टॉपिक क्या होगा, आप उसको जानते हैं उस दोस्त को, भले वो नेक्स्ट क्लास में है, तो यू विल हैव कॉमन टॉपिक ऑन दैट टीचर कि आज वो क्या पहन के आई थी, कैसा पढ़ाती है, गुस्सा करती है, आज उसका मूड कैसा है। सो दिस कैन बी देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ दैट कम्युनिकेशन between these networking of different divisions can have merits and demerits. तो आज हम merits और demerits लिख रहे हैं। तो आइए जी, merits में सबसे पहली बात हम लिख रहे हैं better communication. So there will be a better communication between one division and another division. No doubt we will have a separate lines for communication or formal communication, but due to this there will be a better communication between two divisions. Okay, better motivation. बेटे जब दोनों एक दूसरे के से सोशली अटैच्ड होंगे तो आप बताइए मोटिवेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बेटर कम्युनिकेशन लिखें, बेटर मोटिवेशन लिखें, प्रोविजन ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल मीन्स जैसे अज्यूम करते हैं कि ड्रेस एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इज कंपल्सरी फॉर दैट पर्टिकुलर दैट कंपनी। अब
आपका दोस्त तो यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा और आप यूनिफॉर्म में आ रहे हैं एंड यू आर इनफॉर्मली अटैच्ड, तो बेटे वो आपका दोस्त भी यूनिफॉर्म में आना स्टार्ट कर देगा. इट मीन्स देयर विल बी अ सोशल कंट्रोल. आपको पता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ज़्यादा इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो 3 बेनिफिट्स आपने लिखने हैं: बेटर कम्युनिकेशन, बेटर मोटिवेशन, प्रोविजन ऑफ सोशल कंट्रोल. मैं रिपीट करता हूं: बेटर कम्युनिकेशन, better motivation, provision of social control. Better communication, better motivation, provision of social control. तो आइए नेगेटिव में लिखें बेटे. अब नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जब आप सोशली किसी से इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, इनफॉर्मली आपका रिलेशनशिप होता है, तो आप you know communicate so many things with your body gestures which will create a hurdle for achieving that organizational goal. कई बार ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ही नहीं कर पाते बिकॉज इनफॉर्मली रिलेशनशिप आर देयर, बिकॉज ऑफ र्यूमर्स. ग्रेप वाइन इफेक्ट हो जाएगा बेटे. तो आप लिखे नेगेटिव में इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, इनएफिशिएंसी हो सकती है. ऑपोजिशन टू चेंज कैन इंटेंसिफाइड. अब बेटे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी को चेंज करना है एंड सपोजिंगली इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे आर रेजिस्टेंस टू चेंज. So that, you know, that thing will be communicated to another department. They will also be resistant to change. वो भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहे. या एक क्लास में जैसा उस क्लास टीचर के साथ बच्चों ने बिहेव किया तो यही क्लास का एक दूसरा अपने दोस्त को बता सकता है जिसके वो सेम क्लास टीचर है, तो उसमें भी वैसा वो बिहेव करेंगे. तो बेटे र्यूमर्स, बेटे ग्रेप वाइन इफेक्ट, दे आर रेजिस्टेंस टू चेंज बिकॉज इनफॉर्मली दे आर रिलेटेड. तो लिखेंगे इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, opposition to change can be intensified. Rumors spread through the informal organizations. बेटे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रूमर्स फैल जाते हैं. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 3 आपके लिए ही कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी जल्दी से मेरी बात को ध्यान से सुने. आइए जी, आइए एक बार हम रिवाइज कर लें जो जो मैं कहना चाहता हूं. आप एक बार आ जाइए, हम सबको रिवाइज कर लेते हैं. आइए जी, हम रिवाइज करेंगे. आइए सर, मैं भूपेश आनंद, I am your friend and I want to revise all the 3 lectures within coming 5 to 6 minutes and then I will be trying all the practice questions which are given to you in Kaplan. हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे. आंसर्स नो डाउट आपके पास हैं, कैप्लॉन में है, बट मेरा वैल्यू एडिशन क्या रहेगा? आई विल बी गिविंग द रीजंस. मैं आपको बताऊंगा, याद कराऊंगा कि मैंने इसमें बताया था, ये ऐसे बताया था, ऐसे 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 ऐसे. So let's have a look on this. So we have covered what is the meaning of organization culture. Then we have discussed what are the components, you know, what are the norms, what are the values, what are the how you are behaving with the people inside the organization and outside the organization. That is named as culture. And there are so many different 3 authors we have discussed with, that these 3 persons, they have given their contribution in regard to culture as per their own thought process. And then today we have discussed learning outcome E, that is D and E. That is what I mean by informal organization and what is the role of the informal organization and why it is there, you know, and what are the merits and demerits of informal organization. So let's have a look on this. Influence organizational culture. You know, there are 3 components for that. We have discussed in that. Components of organizational culture. Components of organizational culture. Components of organizational culture. A set of norms, symbols और symbolic actions और the values and the beliefs. जो आप सोचते हैं, जो values हैं, जो symbols हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. These are the components of culture.
एंड दीज आर द फैक्टर्स विच डिपेंड्स विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, साइज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, हिस्ट्री क्या है, एज क्या है, व्हाट इज द ओनरशिप, डाइवर्सिटी, लोकेशनल डिवीजन कितना, ज्योग्राफी कितनी डिस्पर्स्ड है। सो these are the factors which will tell you something about that what can be different types of organizational culture. And then we have discussed with for this person's named as Sechin, and as per this person ये व्यक्ति ने क्या बोला, इसने क्या बोला, हाँ जी इसने क्या बोला सर, ये थोड़ा सा ठीक है। Sechin argues that the first leaders of the company creates its culture। तो सेचन ने एक ही बात बोली कि जो पुराने पुराने पूर्वज थे उन्होंने जैसा कल्चर स्टार्ट किया आपको वही कल्चर आज तक फॉलो करना है। इस तरह की बातों को उसने सेचन ने बताया। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ही हैज डिस्कस्ड, आर्टिफैक्ट एंड देन स्पाउस वैल्यूज एंड बेसिक अजम्पशंस एंड वैल्यूज। और बड़ा मुश्किल होता है बेसिक अजम्पशंस एंड वैल्यूज को देखना, because it is a presumption, it is there in the unconscious mind। जैसे मैं कहता हूँ artifacts means जो ड्रेस पहना है, ये ड्रेस मैंने पहना है, ये कोट पहना है, तो आप देख सकते हैं this is artifact which you can see। and what is given in the mission vision of the company, that are the values, वो values भी देख सकते हैं, लिखी होती हैं, but basic assumptions को थोड़ा सा difficult होता है फाइंड आउट करना। ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी है, लिखने की कोई बात नहीं है। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें। Which of the following would not be classified by Sechin as an artifact? Artifact means, एक बार देख लीजिए ऊपर, artifact का मतलब क्या है? These are the aspects of culture that can easily be seen। अंडरलाइन कर दीजिए seen। ये वो वाली बातें हैं which we can which can be seen। ये इंपॉर्टेंट है, which can be seen, which can be seen। For example, you can see the dress of an employee, so that is named as artifact। and the spouse values are the strategies and goals of an organization। these are the strategies and goals of an organization। तो जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो विजन होती है, जो मिशन होता है, दैट इज नेम्ड एज स्पाउस वैल्यूज। एंड व्हाट इज नॉट स्पेसिफाइड, जो पता नहीं चलता, दैट रन्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, दोज आर नेम्ड एज बेसिक assumptions and values। So keeping in mind this information, now again read question number 1। Example 1, which of the following should not। Now the question is in the negative sense। बेटा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अब ये देखना जरूरी है कि वो जो आपसे पूछा जा रहा है दैट इज इन पॉजिटिव इम्पैक्ट और दैट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव सेंस में पूछ रहे हैं या पॉजिटिव सेंस में पूछ रहे हैं, तो आप जल्दी मत करना क्वेश्चन पढ़ने की, एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। देखो एक बच्चे को तो नींद आ रही है जो मेरे सामने बैठा है, और जो कैमरे में देख रहा है उसको वो ढीला हो गया है, लेट के पढ़ रहा है, थप्पड़ मारूंगा आपके। Which of the following would not be classified by Sechin as an artifact? इसमें से कौन सी बातों को उसने आर्टिफैक्ट में क्लासीफाई नहीं किया? पहली बात हमें पता होना चाहिए कि आर्टिफैक्ट होता क्या है, which we can easily see। Okay, dress codes in an organization, yes I can see, so this is artifact। B point, design of the organizational premises, yes I can see, so it is an artifact। stated aim of the organization to improve customer service, office facilities provided by the organization। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा जी चारों ऑप्शन को पहले पढ़ें और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। आप खुद सोचिए कि कौन सा, क्या आपको आंसर क्या देना है। Now the answer is, मैं आपके वैसे आंसर दिया भी होगा, लेकिन ड्रेस कोड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज आर्टिफैक्ट, डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोमाइसेस इज आर्टिफैक्ट, ऑफिस फैसिलिटीज आर द आर्टिफैक्ट, बिकॉज आई कैन सी ऑल दिस। बट बेटे जो लिखित होता है वो स्पाउस वैल्यूज होती हैं, दैट इज स्टेटेड एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव कस्टमर सर्विस, सो दिस इज नॉट आर्टिफैक्ट। तो बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज टेल विच इज नॉट आर्टिफैक्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा, दैट दिस सी is not is artifact as per Sechin। तो आपको लॉजिकली सेचिन की बातों को समझना है, जो बताया बस वही।
फिर हमने हैंडी की बात की थी बेटे, हैंडी ने 4 कल्चर्स बताए थे, पावर कल्चर बताया था जहां से पावर एक ही डायरेक्शन से आ रही है, एक ही जगह से आ रही है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर रोल कल्चर की बातें की थी, मैंने इसे रोल कल्चर, तो देर आर डिफरेंट रोल्स फॉर दैट। रोल कल्चर की बात हमने की थी, दैट देयर इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। एंड देन वी हैव डिस्कस टास्क कल्चर, दैट व्हाट इज अ टास्क इन केस ऑफ फिल्म्स, यू नो, बाय द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हैव दैट टास्क कंप्लीटेड। अब बेटे जहां पर मेन ऑब्जेक्टिव टास्क कंप्लीट करना होता है ना, तो लोगों को स्ट्रेस बहुत हो जाता है। This can be a negative of task culture. I think I told you that because now in that case you will not give any importance to that individual authority or individual power. You will give main importance to that task. बस वो टास्क खत्म करनी है, चाहे लेट बैठना हो, चाहे जल्दी आना हो, स्ट्रेस कैन बी अ factor, you know, outcome of a task culture, because the objective is to complete that. So these are the 4. आइए को एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली बात, क्वेश्चन इज इन पॉजिटिव सेंस, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैंड इज कल्चरल टाइप। तो आपको देखना है कौन सी ठीक है। ओके, रोल कल्चर टेंड टू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कल्चर्स, आराम से पढ़ लीजिए। फर्स्ट इज द रोल कल्चर टेंड टू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको 4 कल्चर बताए थे। ये जो है पर्सनल कल्चर की बात कर रहा है बेटे। पर्सनल कल्चर में द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कंसर्न विद द नीड्स ऑफ दैट इंडिविजुअल हु इज फुलफिलिंग दैट कस्टमर डिमांड। रोल कल्चर में हम इंडिविजुअल को नहीं देखते, रोल कल्चर में वी कीप इनटू अकाउंट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पहला इज नॉट अ रोल कल्चर। तो पहला आंसर पहला है, रोल कल्चर इज नॉट दैट विच इज गिवन। ओके, Power culture tend to be bureaucratic organization with large number of powerful managers. बेटे पावर कल्चर में क्या होता है, पावर इज ओनली कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से आ रही है पावर। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन, सो बेटे अलग अलग पावर अलग अलग मैनेजर से नहीं आती, इट इज ओनली कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन। जैसे सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, तो पावर भी ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज नॉट डेलीगेटेड। तो पावर कल्चर भी एक करेक्ट आंसर नहीं है, इट इज नॉट द फीचर ऑफ दिस पावर कल्चर। पर्सनल कल्चर, वैसे मैं बता दूं पर्सनल कल्चर क्या होता है, व्हेन यू गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर कस्टमर एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ दैट कस्टमर, एंड ईच कस्टमर हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। जैसे ग्राफिक डिजाइनर की बात की थी हमने, याद आ रहा है कुछ, पेंटर की बात की थी, है ना, जॉब वर्क की बात की थी। तो देखते हैं, पर्सनल कल्चर टेंड्स टू डेवलप इन स्मॉल हाईली पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। बेटे बिल्कुल ठीक है, पर्सनल कल्चर इज टेंड टू बी इन हाईली पार्टिसिपेटिव। ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स इन एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे यहाँ पर लिखा भी है रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर, तो दिस इज पर्सनल कल्चर। ठीक है, तो सी आंसर होना चाहिए। अभी देख लेते हैं, पहले डी भी देख लेते हैं। अभी तक तो ये स्टेटमेंट गलत थी, ये भी गलत थी। रोल कल्चर नॉर्मली रिक्वायर्स स्टाफ टू बी फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू इंश्योर डेडलाइंस आर मेट। नो, दिस इज इन टास्क कल्चर। रोल कल्चर में ऐसा नहीं होता बेटे, डेडलाइंस मेट करने की बात टास्क कल्चर में होती है। याद आ रहा है? तो ये भी गलत है। तो बेटे आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद उसकी सेंस देखनी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर जो नॉलेज मैंने दी है आपको उसको यूज करना है। इसलिए मैंने कहा था आप लिखो, यू नो, व्हेन यू राइट इट डाउन तो ज़्यादा बातें समझ आती हैं। आइए जी हम आगे एग्जाम्पल नंबर या दूसरे हॉफस्टेडे की बात कर रहे हैं। हॉफस्टेडे ने 1000 ऑर्गेनाइजेशन IBM की डिस्कस की, और एज पर कंट्री डिफरेंसेस, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म आपने देखा, पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी इंडेक्स, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, एक बार चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ चुका हूँ। Individualism looks at the extent to which people are integrated into groups, some more cohesive than others. High individualism indicates that staff expect to be high individualism means हम इंडिविजुअल स्टाफ की कैपेबिलिटीज, उसके टारगेट्स जो मीट हुए हैं, वी विल गिव मोर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। And low individualism means we will give more weightage to the group. Okay, uncertainty avoidance index deals with society's tolerance for uncertainty
It means whether you are ready to bear that uncertainty, because uncertainty tolerance index अगर high होगा तो you can take actions, you know, other which are even not there in your authority or in your relationship. तो ये भी बात बताई थी. Power distance बताया था. Power distance क्या होता है? That if there is a huge power distance between the top man and the lower person. तो आइए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं जी पहले. Looking at the Hofstadter traits, choose the classification the most closely fit Great Britain individual collectivism. अब बेटे वो कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर प्रेजेंट है जो हॉफस्टेडे ने बताया है. ओके बेटे, लार्ज पावर डिस्टेंस और स्मॉल, मैस्कुलिन और फेमिनिन. अब बेटे ये कल्चर इज नॉट ऑलवेज रिमेन सेम. कल्चर चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे. मैंने बताया था देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, टू स्टे दैट दिस इज फॉर ग्रेट ब्रिटेन, दिस इज बिकॉज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड नो डाउट इट कैन बी फॉर ग्रेट ब्रिटेन, बट आफ्टर सम टाइम इट विल चेंज. वो चेंज हो जाएगा. बट आज मैं अगर अपनी बात करूं आपको तो मैं ये कह सकता हूं, पहली बात वहां पर मैस्कुलाइनी स्ट्रक्चर है and small, you know, small. So I will say this is the answer as a particular time period, but it will change. ठीक है जी. तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आ जाइए. A has already recently moved to country X to head up a newly created research team. A ने एक कंट्री में एंटर किया to head that research team. His quickly discovery that staff seems unwilling to make major decisions. Unwilling to make major decisions. बेटे वो विल ही नहीं कर रहे, विलिंग नहीं है, नियत नहीं है, इंटेंशन नहीं है दैट स्टाफ टू टेक डिसीजंस देमसेल्व्स एंड एक्सपेक्ट मॉनिटर देयर वर्क क्लोजली. और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका वर्क उनके बॉसेस मॉनिटर करें. विच आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ दिस डायमेंशंस आर दिस डेमोन्स्ट्रेटिंग. तो आपको बताना है कि इसमें कौन से फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं. Staff is not ready to take any uncertain decision and they are expecting that their bosses should have a supervision on them. तो high individualism तो छोड़ दीजिए, इसमें individualism की बात ही नहीं हो रही. ठीक है जी. और फेमिनिटी की भी बात छोड़ दीजिए, इसमें फेमिनिटी की भी बात कुछ नहीं हो रही. तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा. बी में क्या है? लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स. लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स आप चेक करिए. अब लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स का मीनिंग क्या है? that low power distance means जो टॉप बॉस है और जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लैट स्ट्रक्चर है. ठीक है, यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर की बात भी नहीं हो रही. यहाँ पे बात हो रही है अनविलिंग टू टेक मेजर डिसीजंस देमसेल्फ. तो those employees are not ready to take more decisions, you know, major decisions, because they are worried about uncertainty. तो मुझे लगता है high uncertainty avoidance is the best, you know, this is the factor which plays an important role here. So high uncertainty avoidance is the organizational culture which is appearing in this organization. तो इस तरह से करना बेटे. इन फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था आपको. आइए जी एग्जाम्पल 6 में, which of the following statements are correct. अब आपको फिर देखना है कि whether it is in positive sense or in negative sense. Informal relationships are shown on organizational charts. No, when I say organizational charts, तो बेटे formal relationships are there in the organizational charts. Informal नहीं होती. तो ये करेक्ट गलत है पहली बात. और क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट बताओ. ठीक है जी. इनफॉर्मल रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अक्रॉस. यस, मैंने आपको बताया भी था कि प्रोडक्शन मैनेजर की जान पहचान किसका आंख मटक्का, जिसका आई कॉन्टैक्ट अकाउंटेंट के साथ है ना. सो ओके, आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं. आप ही के कैप्लॉन के में दिए हुए क्वेश्चंस हम थोड़ा सा, नो डाउट आंसर्स आर गिवन, बट बेटे द वे आई विल बी डूइंग, आई विल बी रिलेटिंग विद दोज थिंग्स, यू नो. तो उससे आपको समझ आएगा कि हाँ इसका मतलब क्या है. नो डाउट आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, बट जो मेरा मेथड है वो नहीं है. तो आप ध्यान से बेटे, ध्यान से, 5 मिनट की तो बात रहेगी. एक बच्चा तो ढीला बैठा हुआ है बेटे, 5 मिनट तो हैं. एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ो, आप ही पढ़ो बेटे. अकॉर्डिंग टू सचिन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन कल्चर. बेटे सचिन क्या कहता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसके 4 लीडर्स जो पूर्वज थे. मैंने एग्जांपल दिया था जमशेदजी टाटा. तो कल्चर और लीडरशिप का रिलेशनशिप है.
बेटे आंसर भी, ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे. Culture and leadership. Okay. Example 8. A company is analyzing its corporate culture. It has found that many of the staff believe that a company is analyzing corporate culture. It has found that many of the staff believe that the main purpose of the company is simply earn as much profit as believe. पहली बात बेटे ये बात को ध्यान रखना, believe. बेटे एक चीज मैं बताऊं, सेचन ने कहा था आर्टिफैक्ट्स, दूसरी बात एस्पाउस वैल्यूज, तीसरी बात उन्होंने बताया था बेसिक असम्पशंस. और बेसिक असम्पशंस कहीं लिखा नहीं होती ना. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट आर द बेसिक असम्पशंस. ठीक है, तो यहां पर स्टाफ बिलीव कर रहा है. बिलीव क्या कर रहा है कि प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू सेचन. द लेवल ऑफ कल्चर आइडेंटिफाइड इज बेटे बेसिक असम्पशंस एंड वैल्यूज. दीज आर नॉट आर्टिफैक्ट्स, बिकॉज आर्टिफैक्ट तो सीन होते हैं, देखते हैं, जैसे आप मेरी ड्रेस देख रहे हो. लिखित रूप में स्ट्रेटेजीज एंड गोल्स एस्पाउस वैल्यूज होती है. जो नहीं लिखा होता उसको हम कहते हैं बेसिक असम्पशंस एंड वैल्यूज. तो मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 में. कंट्री एक्स हैज अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर्स. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 10,000 सोल्जर की आर्मी है जो ईरान में जा रही है मारने के लिए. ईच सोल्जर हैज अ सीरीज ऑफ क्लोजली डिफाइंड ड्यूटीज. हर सोल्जर को उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ड्यूटीज बता दी, भाई तेरे को ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है. And they are expected to fulfill. On the accomplishment of these tasks is monitored by highly bureaucratic administration function. Defense minister check करेगा. Okay, non-compliance with the rules. Non-compliance with the rules is punished, and soldiers are this is expected. They have said. Okay, so according to this, बेटे रोल कल्चर ही तो है. आप बताइए, ये रोल ही तो है. व्हेन अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज गिवन. पावर कल्चर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, टास्क कल्चर की बात भी नहीं कर रहे हम यहाँ, पर्सनल कल्चर की बात भी नहीं कर रहे. अगर आप पूरी केस स्टडी को पढ़ें तो दे आर टॉकिंग ऑफ द रोल, दैट दिस इज योर रोल, 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 दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर अथॉरिटी, दिस इज योर ड्यूटी. रोल कल्चर. ठीक है जी, हम आगे बेटे. स्टाफ इन कंट्री जेड dislike the managers interfering in their work. Dislike. According to this, Hofstede, this means that the culture is. आराम से बेटे, आराम से. मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आता है और आप ये 10th पार्ट का आंसर देंगे. लो पावर डिस्टेंस क्या होता है? When the distance between the topmost and the lowermost is not huge, it is a flat organization. तो बेटे वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि बार बार उनके वर्क में इंटरफियर किया जाए. तो लिखेंगे स्टाफ इन द कंट्रीज हैड डिसलाइक द देयर मैनेजर्स इंटरफियरिंग इन द वर्क अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, 11th में आ गया जी मैं. ए ओन्स अ चेन ऑफ स्टोर्स इन कंट्री एक्स. A owns a chain of stores in country X. It is aware that the company staff dislikes such new technology as it conflicts with their long-held working practices. According to this indicates that the culture in the country has. अब आपको पता है, when I am following long technology changes, it means I am watching long term. You know, आज हमने ऐप स्टार्ट कर दी, हमने गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ये ड्राइव, ऐसे ई बुक्स, ई कॉपीज, ये सब स्टार्ट किया. तो बेटे द कंसेप्ट इज, इसके पीछे कंसेप्ट एक ही था, क्या? दैट वी वांट लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन. तो इसमें इफ द टेक्नोलॉजी इज बीइंग चेंज्ड, सो वी विल बी इन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन. तो 11th का आंसर अगर आप देखें, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अच्छा, दिस इंडिकेट्स दैट द कल्चर इज शॉर्ट टर्म, क्योंकि इंप्लॉइज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग दैट टेक्नोलॉजी, दे आर रेजिस्टिंग द इन द चेंजेस, यू नो. तो दिस इंडिकेट्स कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर शॉर्ट टर्म है. इंफॉर्मेशन में बी पास इनफॉर्मली बिटवीन इंडिविजुअल्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल, ओके, समटाइम्स लीडिंग टू स्प्रेड ऑफ इनएक्यूरेट रूमर्स. बेटे ग्रेपवाइन इफेक्ट होता है, मैंने बताया था अंगूर की बेल कैसे फैल जाती है और कई बार रूमर्स हो जाते हैं. इट इज ड्यू टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. विच इज द बेस्ट फिल अप द गैप. ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है बेटे 12th का आंसर. अच्छा, ग्रेपवाइन इफेक्ट है बेटे, ग्रेपवाइन इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज नेम्ड एज ग्रेपवाइन इफेक्ट. अब लॉजिकली देखा जाए तो आप सब ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते थे, आंसर्स भी आपके पास कैप्लॉन में थे, बट स्टिल मैंने आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, रीजंस, रिलेशनशिप बताई है. होप यू हैव एंजॉयड दैट. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.